अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते चलें कि KSB के ट्रेड ला रहा है ट्रेडिंग टाइटन्स, एक ऐसा कंपटीशन जो 3 मंथ्स का कंपटीशन है और 10 मार्च जो है वो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। तो ट्रेडिंग टाइटन्स में शामिल होने के लिए एक दफ़ा फिर जो है वो रिकॉल कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हमेशा से एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं या फिर अपने ज़्यादा हम कह सकते हैं करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, एक मार्वलस ऑफर है। वो इस ट्रेडिंग टाइटन्स की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नाम मेंशन करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और खासकर जो है वो सेमेस्टर मेंशन करें और साथ साथ अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा जरूर बने। तो ये तो हुई KSB के ट्रेड के हवाले से बात, ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से बात। अब करते चलते हैं मार्केट के हवाले से बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल करती हुई दिखाई दी। वीक के स्टार्ट में एक एंथुजियाज्म हमेशा से देखा जाता है या फिर एक वेलकमिंग सिचुएशन होती है, लेकिन आज के दिन चूंकि ग्लोबली एक वर्जनिंग सिचुएशन देखी जा रही है, यूक्रेन एंड रशिया का एक हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा तूल पकड़ रहा है, तो यही वजह है आज की मार्केट के अंदर भी स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिव नोट पे होता है, लेकिन सिंस पूरी मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक नेगेटिव हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस टेरिटरी देखी जाती है और यही वजह है कि आज के दिन काफी हद तक जो कॉशियसनेस है इन्वेस्टर्स की जानिब से वो देखी गई, ऑफलोड पोजीशंस देखी गई और मार्केट में एक डाउन साइड रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस फिटनेस की गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,551.35 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई सेम एज ओपनिंग 44,551.35, लोअर वाज 43,050.88 एंड फाइनली क्लोजर 43,266.97, यानी कि 1284.38 का डिक्लाइन, एक ब्लड बाथ की सिचुएशन कह सकते हैं हम, नेगेटिव पोजीशंस कह सकते हैं आज के दिन देखी गई स्पेसिफिक इन अ डे। नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली 236.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फ्राइडे के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 102.13 मिलियन शेयर्स के, वैल्यू रही 8.21 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.41 के डिक्लाइन के साथ, 6.79 पे क्लोजर, 20.07 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.08 का डिक्लाइन, 1.75 पे क्लोजर, 11.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली फ्लाइंग 0.19 का डिक्लाइन देखा गया, 0.48 पे क्लोजर रहा, 11.43 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट्स हम देख सकते हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स या फिर पेनी स्टॉक्स देखे जाते हैं और यही वजह है कि यही स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादातर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए, डेली मार्केट का एक रन डाउन देखा जाए तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि सिर्फ पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत जो है एक्टिविटी देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से। ओवरऑल एक नेगेटिविटी देखी जा रही है, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट कितना हो रहा है, पाकिस्तानी मार्केट्स में क्या सिचुएशन है और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या तासुरात हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और खासकर जो ग्लोबली इम्पैक्ट है ओवरऑल। समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो अनस्टेबल होता है, समटाइम्स मार्केट की अजीब सूरत हाल होती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कहाँ खड़े हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO AKD सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब महर, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मार्केट की बात हो रही है तो मैं कमेंट लेना चाहूँगी फरीद साहब आपसे। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स हमेशा से मंडे के दिन, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एनर्जी देखी जाती है, एक एनर्जेटिक स्टार्ट होता है, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आजकल मार्केट में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, प्लीज़ ये हमारे नाजरीन को बताइए। ये आपका ज़रूर हमेशा से पॉइंट रहता है कि मंडे शुड बी अ गुड डेज टू स्टार्ट, लेकिन मैं 3-4 दफ़ा में आया और आपने ये वाला पॉइंट किया। जो हो कुछ रहा है कल और परसों, जो कुछ सड़कों पे हो रहा है हमारे यहाँ, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हमारी जिस तरह से रिवॉल्व हो रही है, उसका रिएक्शन है। और थोड़ा मेरे ख्याल से अगर जो आज 1300 पॉइंट के डिक्लाइन में अगर मैं अपने क्लाइंट्स और अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि 60-70% तो है ये इंटरनेशनल जो कि सिनेरियो बन रहा है। और बाकी हमारा ये थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स में जो आई हुई है आजकल
हिजान आया हुआ है उसकी इम्पैक्ट आ रहा है। जो मार्केट तो काफ़ी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर मैं जनरली बात करूँ तो जुलाई ऑनवर्ड 8-9 महीने से मार्केट ने कोई डायरेक्शनली, हाँ बीच बीच में कोई ऐसे आती हैं स्पॉट्स जिसमें ऐसे कोई पीरियड आता है पॉजिटिव हॉलीडेज हम कह सकते हैं कि आ गए, अदरवाइज नहीं आए। यू आर राइट। तो हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने, रीजंस कुड बी मैनी, लेकिन मैं अगर आपको रीजंस पे ना जाऊं, कॉज और इफेक्ट पे जाऊं, तो अगर मैं देखूं जिस तरह की वैल्यूएशन आज मार्केट में अवेलेबल है, मुझे मार्केट में तकरीबन 24 साल हो गए, इस तरह के जो पेसिमिज्म और ग्लूम है बहुत कम ऐसा आया। अच्छा, तो अगर 4.5 के मल्टीपल पे मार्केट में आपको शेयर्स मिल रहे हैं, और ये एवरेज है, पास 2 के मल्टीपल पे मिल रही हैं, कंपनी जीती जागती अच्छा परफॉर्म करती हुई, रिप्लेसमेंट वैल्यू देख लें आप, बहुत सारे एज ए फाइनेंस पर्सन और हमारे बहुत सारे नाजरीन पढ़े लिखे और यंगस्टर्स उन समझते हैं कि अगर डॉलर 120 से 40 से 180 और ऊपर जा रहा है अब, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, चल रही है, ग्लो कर रही है एक्सपोर्ट में या लोकली, अगर वो अपने आप को जिंदा रख के चल पा रही है डिस्पाइट मैनी और चैलेंजेस और कोविड और शोविड सब कुछ गुजर गया, उसके बावजूद मार्केट में उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो हमें ये देखना है कि सोल सर्चिंग में कि हम वेयर इज द फॉल्ट लाइन, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जो पेसिमिज्म है, तो मैं बल्कि एक और सबसे एक जनरल बात करके आगे चलाऊंगा बात को, कि ऑफ द मैनी थिंग्स दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर कैन लुक फॉरवर्ड टू, उसमें वैल्यूएशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ओवरलुक हो जाती हैं उसमें वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है कि उसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारी मार्केट इतनी चीप आज है, उतनी कभी नहीं थी। फरीद साहब, आपने जिक्र किया कि ग्लोबली इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है और 70% अगर देखा जाए तो मार्केट के ऊपर या फिर इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबली इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और एज़ कम्पेयर टू लोकल सिनेरियो जो कि अभी थोड़ा सा सड़कों वड़कों पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट है। ये तो पहले भी दिखाई दिया है, PDM, ऑपोजिशन, ये तो पहले भी हम कह सकते हैं कि सिनेरियो बिल्डअप हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट ने उसे सीरियस नहीं लिया था, जबकि अभी जो एक सिचुएशन बन रही है, खासकर कमोडिटी की प्राइस, इन्फ्लेशनरी नंबर्स। जी, इसमें 2 इश्यूज जो साथ साथ कंबाइंड हो गए इस वक्त, क्योंकि जो पहले होता था उसमें बहुत से लोगों को आइडिया होता था कि इट इज़ जस्ट कि ऑपोजिशन एक अपनी एफर्ट करती रहती है, बिकॉज हमारे हुकूमत वक्त भी ये कहती थी जब वो कंटेनर पे थी कि ऑपोजिशन का काम है कि जल्द से जुलूस करना और हुकूमत का काम है सुनना। याद है, ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। अब ये हो रहा है कि इस वक्त दोनों, ऑपोजिशन भी मुतहर्रिक है और गवर्नमेंट भी मुतहर्रिक है। चले, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा इस वक्त जो फॉरेन ऑफिस है या जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर मेरे जैसा या जो एक आम पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, उसको थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे ताल्लुकात ओवर द ईयर्स अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से हैं, अच्छे हैं बुरे हैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन ट्रेड हमारी अगर रशिया के साथ $400 मिलियन की है और यूरोपियन यूनियन जिसका कल हमारी हुकूमत ने और एक स्टैंड लिया, तो आई थिंक थोड़े से ना टफ टारगेट्स हैं, ये टफ डिसीजंस हैं जो कि आइंदा आने वाले टाइम में जिसका हमें शायद खमियाजा या हमें प्लस और माइनस आना पड़ेगा। वेल, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑलरेडी मशहूर भी अपने अनपॉपुलर डिसीजंस की वजह से हैं, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। अयूब साहब, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। फरीद साहब ने काफ़ी ज़बरदस्त सिनारियो बताया, लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान को अभी नहीं लेने, अगर अनपॉपुलर डिसीजन चाहिए तो फिर कब लेने चाहिए, क्योंकि टफ डिसीजंस लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम बिल्कुल कहते हैं ना कि निहाल नहीं हुए हुए, जो कि अभी हम अनपॉपुलर डिसीजंस लेने से डरेंगे। हमें चीज़ें तो अपनी ट्रैक्स तो चेंज करना पड़ेंगे, लेकिन टाइमिंग देखनी होती है। टाइमिंग अनपॉपुलर डिसीजन का अभी, टाइमिंग तो सर कभी भी हमारे लिए हमेशा से ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल रही इकोनॉमी के हवाले से। ये जो है, ये इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो में अगर देखें एक चीज़ हमने इग्नोर की है। अभी फरीद साहब डिस्कस कर रहे थे कि आज 1300 पॉइंट्स अगर डिक्लाइन हुआ है, आपने भी इंडिकेट किया है कि मंडे से ख़राब हो गया। देखिए, बेसिकली इंटरनेशनल सिनेरियो अपनी जगह, उससे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया, ट्रेड इफेक्ट होगी, मार्केट डिस्काउंट कर रही है, उसको ट्रेड इफेक्ट हो सकती है। नेशनल लॉन्ग मार्च से अनसर्टेनिटी तो क्रिएट हुई है। अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टॉक मार्केट को हिट किया करता है। तीसरा हम एक और अहम फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो ये दोनों पॉलिटिकल है, नेशनल और ग्लोबल। एक इकोनॉमिक रीजन भी है। आप देखें, कल मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन उस स्टेटमेंट से पहले ही एक चीज़ इंडिकेट कर दी गई है, स्टेट बैंक ने भी इंडिकेट की है और FBSC ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह चुके हैं
कि इस मरतबा फरवरी में जो इन्फ्लेशन के फिगर आए हैं जी। वो गुज़िश्ता 5 महीने से मज़ीद ज़्यादा, पहले भी ज़्यादा था, 13% को क्रॉस कर चुका है इन्फ्लेशन जो है। ये इंडिकेशन होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट का डिक्लाइनिंग, जब इंक्रीज़ आ रहा हो तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन ये हो जाती हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट अब बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक एस्टिमेशन होती है या लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि एक दिन बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर रही होती है, मार्केट में इम्पैक्ट आता है जी। जो डिक्लाइन आया है उसमें ठीक है, नेशनल रीजन भी है, इंटरनेशनल भी है, लेकिन इसको मार्केट में अवेयरनेस होती है, और ख़ास तौर पे अवेयरनेस ऐसी स्टेज पे जब स्टेट बैंक ने ऑफिशियली एक चीज़ मेंशन की है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इसको हमें जहन में रखना होगा, रूल आउट नहीं करना चाहिए, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो बात हो रही है इंटरनेशनल सिनेरियो की और खासकर ग्लोबल मार्केट्स हर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जाती हुई कहाँ दिखाई दे रही है, किस ट्रैक पर दिखाई दे रही है? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट का अगर आप बाइफोरिकेट करें, ब्रेकअप करें, तो आपका 1/3 जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ है, और यूरोपियन यूनियन से आपको बहुत सारे एडवांटेज जो जीएसपी प्लस वगैरह में मिले हुए थे। एक तो एडवांटेज वो जो जीएसपी प्लस में मिले हुए थे, दूसरा बहरहाल उसका क्वांटम है, 1/3 का क्वांटम है। तो अगर यूरोपियन यूनियन इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो जाहिर है उनकी फिर इंपोर्ट पे असर पड़ेगा, उनकी इंपोर्ट पे असर पड़ने का मतलब है हमारी एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। ये तो वो असर पड़ेगा जो कुछ भी वो ना करें, एक नेचुरल इफेक्ट आएगा। ठीक है। और अगर वो नाराज हो जाते हैं, वो जीएसपी पे बात करते हैं, वो एफएटीएफ में आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर फर्दर इम्पैक्ट पे पड़ सकता है। वो मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, लेकिन अगर ये ना भी करें, वो हमारे अगेंस्ट ना भी जाएं, तो एक क्वांटम तो ट्रेड का कम होगा ना, इंटरनेशनल ट्रेड का। राइट, चलें एफएटीएफ का आपने पॉइंट उठाया है, उस पर भी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अयूब साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है, एफएटीएफ की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेस किया है, फरीद साहब, मैं उसको थोड़ा सा समअप करती चलूँ। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, जीएसपी प्लस की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनपॉपुलर डिसीजंस की भी बात हो रही है। तो वही एग्जाम्पल मैं दोबारा दूंगी कि अगर फ्रंट डोर पर कोई जो इश्यूज़ आ जाए तो हमें कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरी मार्केट, कोई दूसरा लाहे अमल तय करना चाहिए अगर फर्स्ट प्लान जो है वो कामयाब ना हो। तो आप समझते हैं अभी तक हम यही सोचते रहें कि उन्हें बुरा ना लग जाए, कोई बात हमारी ऐसी ना हो जाए, उनका मूड ना ख़राब हो जाए, यही हमारे लिए क्या किस्मत में लिखा है? देखें, कहना बड़ा आसान होता है। सेंटिमेंट्स, जो एक ऑस्कर वाइल्ड ने बड़ी प्यारी बात कही थी और मुझे बचपन से याद है अभी तक, उसने एक बात कही थी कि अ सेंटिमेंटलिस्ट इज़ वन हु डिज़ायर्स टू हैव द लग्जरी ऑफ एन इमोशन विदाउट पेइंग फॉर इट। तो जब आप अपने जज्बात को, आप देखें कल जो हमारे प्रीमियर ने अपनी दानिश में एक बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए जो बातें की, वो उनका वोट बैंक तो हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान का कारोबारी तबका नहीं है। तो वहाँ से उनसे शाबाशी लेना एक काम है, पाकिस्तानी कौम को एक थोड़ा बताना कि लुक वी आर नाउ अ नेशन, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक कारोबार और जो आपकी ओवर द इयर्स आपकी रिलेशनशिप बनती है, वो यूरोपियन यूनियन से है और अमेरिका से है और बाकियों से है। आप यू कैन कंटिन्यू सेइंग कि नहीं, हमें जहाँ तक एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी जो स्टैंड लेते हैं 100 बिस्मिल्लाह और जाहिर है, बट
ये वाला काम बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से भी हो सकता था। इसके अंदर मुझे याद है मेरे वालिदैन बताते थे कि एक और बहुत हमारे लीडर ने भी, असल में लीडर और प्राइम मिनिस्टर लीडर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो गया है हमारे यंगस्टर्स की नज़र में। यू कुड बी अ ग्रेट लीडर, बट आप जब एक स्टेट्समैन बन के बात कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा आपको अपने जज्बात को पीछे रखना पड़ता है। तो इस वक्त डेस्परेट टाइम्स हैं, डेस्परेट मेजर्स हैं, और जो अगले के जहन में है, वी कांट हैव लुक एट व्हाट ही हैज़ इन हिज माइंड। जो गेम प्लान है वो मेरे जैसे आम पाकिस्तानी को तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह करे उसके अंदर कोई सिल्वर लाइनिंग हो, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अप टू, लेकिन मुझे लगता है ये फॉरेन ऑफिस का काम है। ये बहुत हाईएस्ट लेवल पे कोई स्टैंड लेना और बाद में उससे आगे पीछे होना थोड़ा सा लगता है कि डेंजरस हो सकता है हमारे। राइट, चलें एफएटीएफ की बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। ओवरऑल थोड़ी जज्बात की बात हो रही है, तो पाकिस्तानी कौम वैसे भी थोड़ी सी एक्साइटेड है, और कौम को भी पता होना चाहिए एक्चुअली हो क्या रहा है। हमेशा से बेखबर जो है वो बेखबरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाखबर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एफएटीएफ का प्लीज़ बताइएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। आ जाओ, तुम भी ग्रे लिस्ट में आ जाओ, यूएई आप भी आ जाओ, तो सब ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तीसरा साल शुरू हो गया कि ग्रे में पाकिस्तान को रखा हुआ है, थर्ड ईयर अब स्टार्ट हो गया, और उसमें जितनी पाकिस्तान ने प्रॉब्लम फेस की है, देखिए आज बैंक में अकाउंट खोलना एक आम आदमी के लिए मुश्किल तरीन काम हो चुका है। ऐसा नहीं, ये बैंकिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है ना इन चीज़ों का, फिर बैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो कंडीशन जिन कंडीशन का मैं समझता हूँ जिनको सख्त नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान ने वो अडॉप्ट की हैं, और अब सिर्फ एक कंडीशन पे बात रह गई है। अगर आप उसका वोट बैंक देखें कि एफएटीएफ में जो डिसीजन मेकिंग होती है, उस डिसीजन मेकिंग में 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही हैं, बाकी तमाम पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट देती रही हैं। और अब ये कोई मेरे ख्याल में सेक्रेट नहीं रहा, ये ओपन सेक्रेट है अब कि वो जो डिसीजन हो रहे हैं वो मेरिट पे नहीं हो रहे, इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, वो पॉलिटिकल डिसीजन है। किसी भी कंट्री को अगर थोड़ा सा आप दबाना चाहें, पुश करना चाहें, तो एफएटीएफ की एक वो तलवार लटका दी जाती है। घरे में रखा हुआ है इसलिए कि ब्लैक लिस्ट में डालने का उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, सीरियसली नहीं है। और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सब तमाम चीज़ों को, इतने तमाम पॉइंट्स पे काम किया गया है, कवर अप किया गया है। उनकी इन कंडीशन को देखते हुए आपको याद होगा कि 2 माह पहले हमारी बहुत लंबी नेगोशिएशन हुई थी आईएमएफ से। आईएमएफ से हम डिले हो गई थी। डिले होने का रीज़न क्या था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों अदारे जो हैं ये एज ऑब्जर्वर एफएटीएफ में बैठते हैं, और एफएटीएफ में जो डिसीजन हो रहे होते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसको फॉलो करते हैं। पिछली बार तो बड़ी तारीफ हुई थी एफएटीएफ के अंदर के गुड जॉब और सारी चीजें बड़ी वो हमने कंडीशन मीट कर ली थी ना, कंडीशन उनकी रिक्वायरमेंट जो हम मान रहे हैं। फिर भी अगेन 2022 जून तक बात चले गई। ये पॉलिटिकल है, कोई एफएटीएफ में का मकसद क्या है? 2 ही चीज़ें हैं, या तो टेररिज्म को फाइनेंसिंग ना हो रही हो, नंबर 1, नंबर 2 ये कि करप्शन ना हो रही हो, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो रही हो। तो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए तो वो तो हमारा अपना है, टेररिज्म को हम नहीं रोकना चाहेंगे क्या? हम खुद मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने उनके अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट लॉ में चेंज किया, बैंकिंग सिस्टम को चेंज किया, मुश्किल तरीन हमने बना दिए हैं आज बैंकिंग ऑपरेशन को। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर नेबर कंट्री में इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ आराम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गए हमारे पास, हमारे यहाँ ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी। राइट। फरीद साहब से पूछा, फरीद साहब रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं। एससीसीपी कितना ज्यादा रेगुलेट करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, देखा जाए अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए, या फिर जो पैसे लगाने की बात की जाए कि मार्केट में इंजेक्ट करने, तो किस तरीके से रेगुलेशन होती है, और एफएटीएफ का इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, इंडेक्स पे कितना ज्यादा है आप समझते हैं? 3-4 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, मैं इसको भी आंसर कर दूं और जो पहले मेहर भाई ने कहा उसको भी देख लें। सबसे पहले तो ये है कि एफएटीएफ का इम्पैक्ट है, और जिस तरह इन्होंने कहा, वी एंड आई 100% एग्री विद मेहर साहब कि एफएटीएफ को यूज़ हो रहा है एज अ सोर्ड। ओके। और जिसको मर्जी वो हाँक देते हैं इस तरह से, और हमने अच्छा एंड में इनकरेजिंग नोट कर देते हैं कि यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, लेकिन ये भी करके आओ, तो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं हम। वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर देते हैं जिसका में आंसर आ जाता है। और इसके लिए हमने पूरा अपनी एससीसीपी ने, मुझे याद है पिछला एक कमिश्नर साहब ने पिछले 1.5-2 साल और काम ही कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी पे एफर्ट की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर और CKY सेंट्रलाइज बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका भी फ़ायदा अभी तक कोई नहीं हुआ। एक इन्होंने बात जो आपने पूछा था कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि कल स्टेटस को ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो लेटेस्ट किया 10 रुपये डीजल पे और पेट्रोल पे कम किए और 5 रुपये बिजली पे कम किए,
बिजली में मुझे नहीं पता कि के इलेक्ट्रिक उसमें शामिल होगा कि नहीं, है क्योंकि अभी डिटेल्स नहीं आई। के इलेक्ट्रिक शामिल है, चलो शुक्र है, कराची वालों के लिए भी कराची वालों के लिए खुशखबरी है। तो उसमें हुआ ये कि अल्लाह का करम हुआ पाकिस्तान पे थोड़ा, लेकिन सारी दुनिया पे हुआ, ये हमारा अकेले पे नहीं हुआ, कि 268 बिलियन और देयर अबाउट टैक्स टारगेट एफबीआर ने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। वो क्यों अचीव कर लिया? क्योंकि 100 रुपए की चीज़ पहले आती थी, उस पर कस्टम ड्यूटी लेट से कि 20 रुपये होती थी तो 20 आता था, अब वो 100 रुपए की चीज़ 200 की आ रही है, तो जो कस्टम ड्यूटी 20 के बजाय 40 आ गई। तो ये कोई वाओ, बहुत सिंपल है, लेकिन इस जो विंडफॉल गेन हुआ उसमें, चले आप पॉजिटिव साइड भी देखें ना, तो पॉजिटिव साइड ये है एक्चुअली कि मैं पॉजिटिव साइड ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स भी चाहते हैं नेगेटिव, प्राइवेट चैनल्स भी नेगेटिव दिखाते हैं, तो एटलीस्ट पॉजिटिव जी, तो जी, दिखाएं क्या positive- हो रहा है। दोनों साइडें देखनी चाहिए। तो पॉजिटिव में यह है कि थोड़े फिजिकल स्पेस अवेलेबल हुई, हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी एक होती है टारगेटेड, एक होती है सबको। ये वाली सब्सिडी ही सबको मिली है, मतलब जी। पेट्रोल आप भी यूज करती हैं, हमारा कैमरामैन भी है, मैं भी हूँ, मेहर भाई सारे करते हैं। सबकी नीड है। इसी तरह बिजली भी, लाइफलाइन वाले भी हैं, सारे लोग हैं। अब यह है कि अगर हमने एकेडी रिसर्च ने भी पिछले हफ्ते निकाली थी रिपोर्ट अपनी, कि अगर खुदा न खास्ता 110 पे भी रहता है ये ऑयल, और अगले 3 महीने जब तक बजट सारा काम नहीं हो जाता, तो उस सारे का भी इम्पैक्ट ले लें हम, तो 111 बिलियन आता है। ओके, अच्छा, Right. वैसे आज 130 भी हो गया, जी मैं ये लेकिन सोच रही हूँ 110 पे आ- 125। और ये तो असल में सारा जो कहानी हो रही है ना, जो हमारी जो मार्केट का जी। भी इम्पैक्ट है, वो इस वक्त ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये वाली बात में सारी कमोडिटीज, स्पेशली ऑयल अगर कंट्रोल में नहीं आता, तो उसकी वजह से जो दुनिया रिसेशन में खुदा ना खास्ता गई, तो हमारे साथ क्या होगा, हमने अपना अपना देखना है। दुनिया कैसे कंट्रोल करेगी और क्या होगा, तो पाकिस्तान को रिसेशन का इम्पैक्ट का सामना अल्लाह ना करे, सारी दुनिया को हो सकता है, हमें भी हो सकता है। राइट, दूसरी तरह ये कि कमोडिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल है, बाकी फिर वीट तो अल्लाह का शुक्र है हमारी क्रॉप बुरी नहीं है, शुगर भी ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजर हमारे यहाँ क्योंकि सस्ता बहुत है, क्योंकि हमने सब्सिडीज दी हुई है, और पहले भी आपने देखा कि जो चीज़ यहाँ सस्ती मिल रही हो, इंटरनेशनली महंगी हो, नेबरिंग कंट्रीज में भी महंगी हो, जी। तो वो स्मगल आउट हो जाती है। तो स्मगल होना एक चीज़ का, पोरस बॉर्डर्स हैं आपके, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी, इट इज़ टू देयर ब्रेन्स, जो बड़े ब्रेन्स वाले लोग हैं वो खुद प्लान करें। अदरवाइज स्मगल्ड जिस तरह चीनी, वीट और फर्टिलाइजर, ये इसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट आ सकता है आ हमारे। सकता है, बिल्कुल आ सकता है। राइट, उसको रोकना पड़ेगा। एक और भी इशू है जो ज़्यादा बढ़ सकता है, वो है फूड जो है वो उसके प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो सकते हैं, उस पर भी आऊँगी। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि मार्केट के ऊपर आप कमेंट कर दें कि आज की मार्केट का जो स्टेटस देखा गया है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, तो पूरे वीक को कैसे हम ग्लिम्स कर रहे हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त बारगेन पोजीशंस हैं, और ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे नेगेटिव हो गया तो कल परसों खुदा न खास्ता नेगेटिव रहेगी। मार्केट को थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए, मार्केट बिल्कुल सही तैयार व्हाट बैठी काइंड है। ऑफ ट्रिगर, मतलब कैसी न्यूज़ चाहिए, ग्लोबली चाहिए या सबसे फंडामेंटल? इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो जो मार्केट ने अपने ऊपर जिम्मे ले ली है, वो ऑयल के ऊपर है, या कोयले की प्राइसेस हैं। कोयले की प्राइस को देख के वो $400 वो सीमेंट को नहीं लेते, हालांकि नॉट रियलाइजिंग कि सीमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत तरक्की कर ली है, और अफगानिस्तान से भी बहुत सारा कोयला आ रहा है, उसमें फ्रेट भी कम लगती है, उसमें एलसी भी कम लगती है। अच्छा, इसी तरह ऑयल अगर दोनों बैठ जाते हैं कल को और ऑयल कंट्रोल में आ जाता है, तो सबसे बड़ा ट्रिगर पाकिस्तानी मार्केट को ऊपर जाने के लिए तो यही क्रूड होगा। के ऊपर वापस आना राइट, होगा। सही। चलें, यू वांट टू ऐड समथिंग? चले मेहर भाई करने फिर चलें डॉक्टर साहब प्लीज़। ओवरऑल जो फूड प्राइसेस हैं ऑल टाइम हाई दिखाई दे रही हैं, और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बनने वाला है, तो सर ये किस तरफ जा रहे हैं? फिर मैं वही पूछूंगी नहीं, और कि ये गवर्नमेंट भी situation अवेयर है, किस तरफ- गवर्नमेंट ने इंडिकेशन भी दे दी है कि फूड प्राइसेस नहीं, तो इंटरनेशनल इंडिकेशन देना एक अदर है, और उसके लिए पीछे जो देखिए, इकदाम है वो क्या है? निताशा, बात यह है कि आज जो है ना, आज आप देखें कि $136 प्राइस क्रॉस कर गई है ठीक पेट्रोल है। की इंटरनेशनल मार्केट में। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपके पास आएगा वो आपके ऑयल के इंपोर्ट के बिल की सूरत में आने वाला है। आपने तो सब्सिडी दे दी, 10 रुपये प्राइस कम कर दी इस वक्त, और कहा कि 4 महीने के लिए फ्रीज कर दिए 4 महीने। मसला यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में एक इंक्रीज आने वाली है, और बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आने वाली है, तो आपका बिल तो इफेक्ट होगा उससे, ऑयल इंपोर्ट की वजह से ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। उसमें जब एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो फूड प्राइजेस पे इनडायरेक्टली इफेक्ट भी आएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी आएगा। दूसरा ये हुआ है कि इंटरनेशनली ग्लोबली ये हुआ है कि जब ईबान यूज़ करना बंद कर दिए थे रशिया के, कि रशियन इंटरनेशनल मार्केट में बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, तो आज डिसीजन ये लिया गया है कि ईबान की जगह उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ करेंसी है RMB,
अच्छा। वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ आप देखें कि इफेक्ट जो हो रहा है रशियन वार से यूक्रेन से, वो जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं ना, और जिनके पास से हमारे पास रेमिटेंसेज भी आते हैं, जो अच्छा। सीपैक में भी पार्टनर हैं, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब यूक्रेन वॉर से ये सब Right, इफेक्ट हो right, रहे हैं। ये लोग RMB यूज़ करना शुरू करेंगे, चाइनीज़ करेंसी ये यूज़ करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इनके यूज़ करने का मतलब है कि RMB की प्राइजेज इंटरनेशनल मार्केट में जंप कर सकती है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ने का क्या मतलब है कि आज आप कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट आपके यहाँ आके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देती हैं, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है। RMB की प्राइस बढ़ने का मतलब है चाइनीज़ प्रोडक्ट भी महंगी हो जाएंगी। जो इन्होंने Right. कहा, मैं चलें एक जी, फरीद साहब कुछ ऐड एक करना चीज चाह पे रहे हैं। ऐड कर दूं कि जो हमारे यहाँ जो 10 रुपए की बात हो रही है वो और बड़ा अच्छी एक सब्सिडी जो दी है Right. इस गवर्नमेंट ने, उसका ये आइडिया हो जाए कि उसको 10 रुपए क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी को रिसीवेबल की मद में प्राइस डिफरेंशियल क्लेम PDC में खड़े रहेंगे कि उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी देनी होती है वहीं से एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी और खासतौर पे स्टेट ओन्ड कंपनी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो इस लैक ऑफ क्लैरिटी से आ रहा है। अगर ये बता दें कि भाई आप जब इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, मैं रिफाइनर्स को इस वक्त छोड़ रहा हूँ आसानी के लिए अपने नाजरीन के, रिफाइनर्स को भी घूम के तो एंड में प्रोडक्ट निकलेगी तो यही नोजल से और डिपो से या नोजल ऑफ NOMC से निकलेगी। तो अगर 10 रुपए उसके रिसीवेबल होंगे तो क्या ये एक और सर्कल डेट खड़ा होगा कि क्या वो इंपोर्ट के ऊपर 10 रुपए कस्टम ड्यूटी से एडजस्ट कर देंगे? ये क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मार्केट थोड़ी सी खासतौर पे Right. OMC This is the reason दोनों आप सूरतों में समझते हैं। प्रॉब्लम है। दोनों, एक तरफ टैक्स कम हो जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन कम होगी, दूसरी तरफ सर्कुलर डेट क्रिएट होगा। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं आ जाएगी ना। अच्छा, प्रॉब्लम वही है, आप सर्कुलर समझते डेट हैं। भी प्रॉब्लम है, टैक्स रेवेन्यू को कम होना भी प्रॉब्लम है इस अच्छा। कंडीशन में। जी, वो राइट, तो चलें अभी आपने 260 अनपॉपुलर डिसीजन की बात की है ना, तो ये भी तो एक वन ऑफ दोज यू कैन से दैट। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जो कहना था वो तो कह दिया उन्होंने, और उसकी वजह से कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको जो स्टेट बैंक है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे नहीं जाएगा, वो स्टेटस को रखेगा। अदरवाइज ये सब्सिडीज देना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और फरवरी में थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इन्फ्लेशन बेहतर आई थी, फिस्कल डेफिसिट भी फरवरी का थोड़ा सा बेहतर आया था। तो 10 रुपए कम करने से अब मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये लगेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी एफर्ट, अपनी जो हार्ड अर्न कमाई थी वो तो उसने शेयर कर ली 10 रुपए डीजल और पेट्रोल पे देके और 5 रुपए बिजली के बिल में पर यूनिट कम करके, और अगर यहाँ से इन्फ्लेशन हो जाए तो पूरा काउंटरा हो जाएगा। तो Right. होना नहीं चाहिए ऐसा। राइट, चलें जी, गुफ्तगू जारी, ब्रेक के जाने चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। फरीद आलम साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर अयूब महर साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है तो मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। फरीद साहब, अब थोड़ा सा बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन एक तरफ, दुनिया की जो एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो डेली बेसिस पे थोड़ा सा उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उज़्बेक प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आते हैं, रशिया से भी मुलाकात होती है, तमाम चीज़ें थोड़ा सा किस तरफ आप सोचते हैं कि कंडीशन जा रही है और पाकिस्तान कितना ज़्यादा इसमें बेनिफिशरी दिखाई देता है? लेकिन ज़्यादा तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गौर से देखते हैं वो अच्छा आंसर देंगे। मेरे जैसा बंदा तो ये कह सकता है कि ये तो वेलकमिंग साइन है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें, एक और मार्केट खुल रही है ना। जब ये कोई भी हेड ऑफ स्टेट और किसी इंपॉर्टेंट कंट्री का
पाकिस्तान आता है या हमारे प्रीमियर जाता है, तो हमें एज अ कंट्री मैन, एज अ पाकिस्तानी खुशी होती है कि चलिए इसको खासकर और आसान कर देते हैं। थर्सडे के दिन एक हिस्टोरिक डे था जब ट्रेड ट्रांजिट भी हुई उज्बेकिस्तान के साथ, वो कितना इंपॉर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मीडियम टू लॉन्ग रन में इंपॉर्टेंट है। अब देखें रशिया और चाइना दो अलग अलग लोग, माइंडसेट्स, उनका सोशल फैब्रिक भी अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन एनिमी के लिए वो इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब रशिया से ऑयल चाइना जा रहा है, अब चाइना से घूम के पाकिस्तान अगर आ सकता है तो नथिंग लाइक इट, एज अ पाकिस्तानी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरह आपने देखा कि फ्राइडे को शेल ने 1 लाख टन ले लिया बहुत सस्ते रेट पे रशिया से, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक या वेस्ट ने सैंक्शन नहीं लगाई ऑन द ऑयल। उसके बाद अच्छा, अभी सिर्फ जो बार बार जो छलांगे मार रहा है, ये उस वाले इम्कान के लिए कर रहा है कि अगर लग गई पाबंदी लग गई ऑयल पे तो क्या होगा, अगर ना लगी फिर तो ये वापस आ जाएगा, और अगर पाबंदी लगी तो फिर अगला स्टेप कैसे होगा, और क्या जर्मनी और वेस्ट बगैर इतने ईंधन के और एनर्जी के कितनी देर सर्वाइव कर सकता है। तो ये ऐसे सवालात हैं जिसका, क्योंकि दीज आर नॉट थिंग्स विच आर हैपनिंग रिपीटेडली, दीज आर गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हर जो नया इशू या एपिसोड आता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो अपने साथ नई नई चीज़ें लेके आता है, और उसको एड्रेस करने के लिए जाहिर है आपको कोई नई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। तो इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें रशिया के अपने पॉइंट्स हैं, जिस तरह से उसने ये ऑनस्लॉट किया, यूक्रेन अपना आपको डिफेंड कर रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कहा है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू से, बट कहना और करने के अंदर लोग क्या हमें परसीव कर रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं हमें, और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये अलग तो चीज़ अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें तो बेनिफिशियरी होना है, बस क्या देखिए करना दो चाहिए? तरह से हम पाकिस्तान बेनिफिशियरी बन रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। दो मैं चीज़ें, एक पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही थी, उसमें अगर नॉन एनर्जी और नॉन ऑयल अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा है, कंज्यूमर प्राइस से भी ज़्यादा है। अच्छा, वो कंज्यूमर प्राइस वो 13% नहीं है, वो ज़्यादा है, 15 से ऊपर है वो नॉन ऑयल और नॉन एनर्जी जो है। तो वहाँ हमें फोकस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उससे आम आदमी मुतासिर होता है, वो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो फूड, उसमें फूड के आइटम हैं, मतलब फूड इन्फ्लेशन CPI से ज़्यादा है। दूसरा ये कि जो गैस की पे पाबंदी लगने का ताल्लुक है, इन डायरेक्ट वे में ऑयल की इंपोर्ट पे, रशियन पे इनडायरेक्ट वे में पाबंदी इस तरह लग गई है कि उनका जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट सिस्टम है, वो ब्लॉक कर दिया गया है, ईबान वो यूज़ नहीं कर सकते, और उनकी ई-कॉमर्स की फैसिलिटीज़ को ब्लॉक कर दिया गया है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो एक इस तरह से ये इनडायरेक्टली पाबंदी लग गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें जो बेनिफिशियल हो सकती है चीज़, ये जो हमारा अलायंस है, मल्टीलैटरल अलायंस है, ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह कैरिक एक अलायंस है, 13 कंट्रीज जो सेंट्रल एशियन है, इंक्लूडिंग चाइना एंड मंगोलिया। उसमें जो एग्रीमेंट्स शामिल हैं, उसमें कासा के नाम से एक एग्रीमेंट है। अच्छा, ECO के अपने एग्रीमेंट में भी वहाँ से ऑयल और गैस की पाकिस्तान को सप्लाई शामिल है उन एग्रीमेंट्स में, इन स्टेट से। ठीक है। तो अगर मैं समझता हूँ अगर वो यूरोपियन यूनियन को तो नुकसान खुद भी होगा अगर वो गैस या ऑयल पर पाबंदी लगाते हैं कि रशिया से या यूक्रेन से इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो उनको तो अल्टरनेट क्लाइंट्स मिल जाएंगे, रशिया को तो अल्टरनेट क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है कैरिक में और ECO में। जो ज़्यादा लूज़र होंगे वो फिर यूरोपियन यूनियन बड़ी लूज़र बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि फिर अगर थोड़ा सा डीप थॉट्स के साथ देखा जाए तो यहाँ पर कोई सैंक्शन नियर टर्म में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई जैसे एक्साइटमेंट की बात की लेकिन जाए, इनडायरेक्ट वे में हम इस तरह इफेक्ट होते हैं ना। अगर यूरोपियन यूनियन या US से इफेक्टेड होता है, आप देखें ना, हमारे पास जो सोर्सेज है ना, 3 सोर्सेज हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बिल्ड होते हैं। हमारे पास रेमिटेंसीज हैं जी, हमारे पास एक्सपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं, और तीसरा अभी जो इतना अच्छा नहीं है FDI की सूरत में या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आता है। इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल अभी इतनी इंकरेजिंग नहीं थी। रेमिटेंसीज पे आप डिपेंड कर रहे थे, लेकिन रेमिटेंसीज भी इफेक्टेड होते हैं अगर वो कंट्रीज इफेक्ट होंगी तो रेमिटेंसीज पे फ़र्क पड़ेगा, और एक्सपोर्ट पे तो यकीनन इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो कंट्रीज इफेक्ट होती हैं, वो इंपोर्ट कम करती हैं, उनकी GDP इफेक्टेड होती है, तो हमसे वो जो चीज़ मंगवा रहे हैं वो क्यों इफेक्ट नहीं होगी, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फ्रॉम नाउ ऑन हमें क्या सोल्यूशन है जिसकी तरफ फौरी तौर पे हमें ये कर लेना चाहिए? तो हमारे पास सारी जो इसमें मैं एग्री करूंगा, जो है ना, इसमें मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है, ये इस वक्त जो स्टेप ले रही है वो सही है, वो बेहतर है। जिस तरह एग्रीमेंट जो कर रहे हैं अभी का, आप कहते हैं उज्बेकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो वो तो वन साइडेड ही हो जाएगा। नहीं, वन साइडेड की बात नहीं है, हमें अपने बेनिफिट देख रहे हैं, वन साइडेड की तो बात नहीं है। बात यह है कि ओवरऑल इकॉनमी में हमें चाइना के साथ भी रहना है CPEC में,
चाइना क्या कर रहा है हमें देखना ठीक है। रशिया के साथ हमारे एग्रीमेंट पहले से हैं। रशिया ईसीओ का या कैरिक का पार्ट नहीं है, लेकिन कैरिक में और ईसीओ में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनसे हमारे एग्रीमेंट हैं, रशिया की उनसे एग्रीमेंट है उन कंट्रीज से। राइट। वो किसी ज़माने में सोवियत यूनियन का पार्ट थी वो कंट्रीज, तो आज भी उनके एग्रीमेंट हैं और हमारे उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हुए हैं। वो सीपैक में भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे, और दूसरे एनर्जी के जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल है, उज़्बेकिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है। इन कंट्रीज से हमारे एनर्जी में, गैस में, ऑयल में एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। ये कंट्रीज ईसीओ का पार्ट हैं और ये कभी सोवियत यूनियन का पार्ट रही थी, तो ये भी इफेक्ट होंगी उससे। राइट। हमारे चलिए जी, कमोडिटीज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। प्राइस गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,28,700 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,340 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑउंस 1997.58, ऑयल WTI per barrel 121.20, सेलिंग वाज 124.40। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वाज 199.5, यूके पाउंड बाइंग रही 238 रुपीज, सेलिंग वाज 240 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 177.7 एंड सेलिंग वाज 179.5, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, यूएई दिरहम बाइंग एट 48.3, सेलिंग वाज 49 रुपीज, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35 एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वाज 394.88। जी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस सबसे ज़्यादा जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट और लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पाकिस्तान में लोकल मार्केट जो है वो थोड़ी सी एक पॉज और ये हम कह सकते हैं क्वाइट एंड काम दिखाई देती है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर साहब रिलीफ पैकेज। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। सर, मार्केट की बात करते हैं, और मार्केट में आपने सिनेरियो बताया कि पॉजिटिविटी जब भी आ सकती है जब कोई ट्रिगर हो, जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो। एज इन डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास ये जो की सोल्यूशन है वही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर जो हमारी जो एक पॉलिसी दिखाई दे रही है उज़्बेकिस्तान के थ्रू और न्यू जो MOU साइन हुए हैं। आप क्या समझते हैं क्या की सोल्यूशन हो सकते हैं जिसका इम्पैक्ट फर्दर हमारी इकोनॉमी पे आ सकता है? मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉन फूड और नॉन एनर्जी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हमें ट्रबल दे सकती है। अच्छा। लेकिन मैं एक याद करें हम इस नाजरीन के साथ बैठ के कि जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 20% भी हुई थी थोड़ी देर के लिए, उस वक्त भी पेसिमिज्म या ग्लूम या मार्केट की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं थी जितनी आजकल हो गई है। सर, कोविड के दिनों में भी हो गई थी, 27,000 का लेवल टच कर दिया था। कोविड में इन्फ्लेशन आना या इन्फ्लेशन का मसला नहीं था। कोविड में जब आपकी था कि ग्रोथ जीरो हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है या क्या हो रहा है, उस वक्त जो मार्केट का मल्टीपल आया था ये वो वाला मल्टीपल है। अभी तो अल्लाह का बहुत करम है, कोई ऐसा एपिडेमिक ऐसे कहानी नहीं है जिसकी वजह से आप उस लेवल की मार्केट के वैल्यूशंस को सोचें। तो मैं जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टैंड लिया ये वाला जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल और ये जो बिजली की प्राइसेस क्या, इसका ऑन कम्युलेटिव बेसिस पे 1.5% इन्फ्लेशन इससे कम होगी। तो अगर 1.5% इन्फ्लेशन यहाँ से कम होने जा रही है, इसका इम्पैक्ट कल की मॉनेटरी पॉलिसी में भी आएगा। अच्छा, ये जो कहा इन्होंने बिल्कुल सही है कि आज थोड़ा पोटेंशियल इन्वेस्टर ने सोचा कि अगर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया विद ऑल द नेगेटिविटी दैट इज सराउंडिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी और ऑयल के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसके साथ सोने पे सुहागा अगर ये हो गया तो क्या होगा। लेकिन ये जो इसको जो मिटिगेटिंग इफेक्ट है वो 1.5% का इन्फ्लेशन पे आना है बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन। तो इसलिए एक और बात जो है मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था कि अभी शौकत तरीन साहब ने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन उसको हमारे लोगों ने एक न्यूज़पेपर है इसका नाम नहीं मैं लेता, उसने स्पाइसी किस्म की हेडिंग लगा दी। उन्होंने कहा कि तरीन होपफुल ऑफ गेटिंग रिड ऑफ IMF बाय अक्टूबर। अच्छा, नीचे ये हेडिंग तो लगा दी और बड़ा बोल्ड स्टेप, हमने कहा यार ये क्या हो गया। नीचे बड़ा उन्होंने लिखा था कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये खत्म होना है अक्टूबर तक। तो अभी 7th रिव्यू चल रहा है, 10 रिव्यू, 3 रिव्यू और हो गए, तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगले प्रोग्राम में जाने की। लेकिन अब वो जो गेटिंग रिड ऑफ IMF, तो ये बहुत बड़ी टॉल और बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट थी। वो तो यू नो रेटिंग के लिए भी होते हैं चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता था, रिड ऑफ तो बनता ही नहीं था ना। गेटिंग रिड ऑफ इस बॉडी से हेडिंग नहीं बनती। तो मीडिया को भी चाहिए कि अपनी थोड़ी सी सेंसिलाइजेशन इस टाइम पे
जब मार्केट पहले ही बहुत Obviously, आगे पीछे हो रही है बहुत ना करें। जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। सर इसके साथ साथ वाया अफगानिस्तान कनेक्टिविटी को भी देखा जा रहा है। आप ये समझते हैं कि उज्बेकिस्तान से हमारा रिलेशनशिप, ऑब्वियसली जब प्रेसिडेंट साहब गए तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप यहाँ भी रोशनी डालें, अफगानिस्तान के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है जो कि बहुत ईज हो जाएगा आने वाले दिनों में। आप समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान की जो नीड्स हैं या पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी मार्केट हमें मिल जाती है। मेरा नहीं ख्याल, ये ड्रीमी प्रोजेक्ट्स हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह और अल्लाह करेगा ये ब्लॉक चलेगा। अच्छा। लेकिन उज्बेकिस्तान के और उस एडजॉइनिंग एरिया में हाँ। ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान कंपेटिटिवली ज़्यादा बेहतर तौर पे पैदा करके उनको पहुंचा सकता है, वो टाइम बताएगा। आपको कंपेटिटिव एडवांटेज कहाँ है और कितनी बड़ी मार्केट का साइज है, ये सारा, और तो इसमें टाइम लगता चलें है। डॉक्टर साहब से देखिए, कमेंट इसमें डॉक्टर दो साहब। चीज़ें, इसमें उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान से डायरेक्ट वहाँ रास्ता जी। बनता है, डायरेक्ट वो एक लिंक ब्रिज बनता है जिसके थ्रू ब्रिज बनता है। उसमें इन कंट्रीज़ में मैंने विजिट किया और क्या हम कर सकते हैं उनके लिए। तुर्कमेनिस्तान मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग में और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत एडवांस है तुर्कमेनिस्तान। रशियंस ने वहाँ पे बहुत काम किया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनकी बहुत एडवांस है। अच्छा। उज्बेकिस्तान जो है उनके यहाँ फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल उनके यहाँ अच्छी मौजूद है। हम जो दे सकते हैं ना इन कंट्रीज़ में, ख़ास एक बात यह है कि उन कंट्रीज़ में सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत पुअर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उनका, सर्विसेज पुअर है, क्योंकि वो लोग सोवियत सिस्टम से आए हैं ना। उनके यहाँ कैपिटल मार्केट एडवांस नहीं है। हालांकि अगर इतनी अच्छी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंड एलाइड की इंडस्ट्री है तो बैंक्स भी इतने अच्छे होने चाहिए, लीजिंग भी होनी चाहिए, कैपिटल मार्केट भी अच्छी सर्विसेज के वहाँ पे lack of सर्विसेज और services। फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन उनके यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं था ना। वो अच्छा। तो कैपिटलिज्म की तरफ अब आ रहे हैं। तो हम सर्विसेज में उनके साथ बहुत अच्छे जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। उनको ज़रूरत है, वो ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो मेंशन भी करते हैं Right। कि हमें हायर एजुकेशन में कोलैबोरेशन चाहिए, हमें फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट में, क्योंकि उनके यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं था। उनके यहाँ ये नई ठीक है। चीज़ें हैं, सब चीज़ें। Another thing, सर्विसेज के अलावा हमारे पास गुड्स में नहीं, आप समझते गुड्स हैं में कितना? हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ मतलब जो कॉटन होती है वहाँ उनके यहाँ जिनिंग बहुत अच्छी है, उज्बेकिस्तान में Right। बहुत अच्छी जिनिंग है, बड़ी पूरा साल जिनिंग होती है। हमारे यहाँ जो 4 महीने होती है, तो इस तरह से और टेक्सटाइल में कोलैबोरेशन हो सकती है उनके साथ, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। ऑटो की इंडस्ट्री में हम तुर्कमेनिस्तान से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उनके यहाँ अच्छी प्रोडक्शन है, लेकिन प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी नहीं है। राइट। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो कि ज़रूरत है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट अगर हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इस परसेप्शन को थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए जो न्यू मार्केट सीकर्स, जो हमेशा से कहा यह जाता था कि हमें वही मार्केट्स पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए बल्कि न्यू मार्केट्स की तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए तो ये एक डोर, एटलीस्ट एक होपफुल डोर है। बहुत अच्छा ये मतलब है, आपको पूरी मार्केट मिल रही है और ऐसे मौके पे मिल रही है जबकि अफगानिस्तान में भी उम्मीद है कि पीस कायम हो जाएगा, पीसफुल हालात हो जाएंगे। सीपैक आपको बहुत बड़ा सपोर्टिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। सीपैक जो है वो पाकिस्तान से जब आप जाते हैं सीपैक को, तो ये जो ईस्टर्न बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड है, ईस्टर्न उसका जो सदर्न पार्ट है, उसको जाके काशगर में कॉन्टेक्ट करता है, कनेक्ट कर लेता है। अच्छा। उसको कनेक्ट करने का मतलब है आप एट ए टाइम 11-12 कंट्रीज से अटैच हो जाते हैं डायरेक्ट, मतलब बाय रोड आपका राब्ता हो जाता है तमाम कंट्रीज से। तो वो आपको एक बहुत बड़ा रेट भी infrastructure ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली नीड ऑफ और उसमें एक स्कीम है, ईसीओ में एग्रीमेंट हो चुका है, वाइट कार्ड स्कीम है। वाइट कार्ड में ये है कि जो ड्राइवर्स हैं ट्रक्स के या दूसरे, उनको फिर अपना हर जगह का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। वो एक वीज़ा नहीं कंट्री से लेना शुरू पड़ेगा। होंगे और हाँ। 2-3 कंट्री से वो पास ऑन होते चले जाएंगे। ये अंडर Right। कंसिडरेशन है ये। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात मुझे है। याद है जी कि ये 2013 या 14 में एक ट्रेन चली थी, उस वक्त की हुकूमत ने हिम्मत की थी, 17 दिन लेती थी वो, और वो इस्तांबुल जाने की लिए। जी वाया ईरान जाती थी, इस्तांबुल, और वापस आती थी। और ज़ाहिर है इनिशिएटिव शुरू का था, खाली आती थी, खाली मतलब उसके अंदर कोई ज़्यादा लोग नहीं आ सके और शायद वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन ये वाली एफर्ट्स पिछले दौर में भी हुई हैं और होनी चाहिए, और हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव देखना Right। चाहिए। ठीक है, अच्छी राइट। हो चलिए जाए जी, तो- मार्केट के हवाले से बात करते हैं। सर, सेक्टर वाइज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। क्या समझ रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो ये कैसा टाइम दिखाई देता है उनके लिए? लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा इस पाकिस्तान पे जब PKR वर्सेस डॉलर पे प्रेशर है, और टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके वी हैव अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, अच्छा। इसलिए ये बड़ा इशू है। तो हम जब बात करें तो एटलीस्ट अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे भी तो उसके पास हैंडफुल ऑफ कंपनीज हो ताकि हम बात करें। बट
टू आंसर योर क्वेश्चन, जो एक्सपोर्ट लेड कंपनीज हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान में कॉरपोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक मेहमत किस्म की इंक्रीज आई है ओवर द अच्छा। पीरियड। हर दफ़ा पाकिस्तान की कॉरपोरेट्स ने प्रॉफिट को बढ़ा के ही पेश किया है। बावजूद इसके हमारी जो पेसिमिज्म या जो रिएक्शन है बाय द इन्वेस्टर वो अच्छा। इसको कैचअप नहीं कर रहा। बट एक तो हो गई जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, एक ये जो बास कंपनी बहुत ज़्यादा लो प्राइस मल्टीपल पे आ गई हैं फॉर रीजंस अपने बिल्कुल अपने होमवर्क करके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक्सपोर्ट वाले को गौर करें और ग्रोथ स्टोरीज के अंदर आए कि जहाँ भी, और हमारे यहाँ फूड सेक्टर और सीमेंट और स्टील जो सिक्लिकल्स हैं इन पे गौर करें कि जब आखिरी ये जो इलेक्शन से पहले ईयर वाला जब बजट आएगा या इस वक्त जो ईयर एंड होगा उस वक्त कंस्ट्रक्शन का और इस वाले का क्या इम्पैक्ट आएगा। हमें मुझे लगता है कि अप्रैल से ऑनवर्ड पाकिस्तान में दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही वो शुरू होती हैं उससे पहले उसका ट्रिगर ये होगा कि हमारे जो लोग हैं इन्वेस्टर क्लास है उसकी 6x6 माशाल्लाह आइज हैं, वो पहले इसमें कूद जाएंगे। राइट, चलें जी, गुफ्तगू जारी है, ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट मोमेंट्स हैं। फरीद साहब, लास्ट कमेंट, मार्केट में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? मार्केट बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग होगी, तो जो जिसके पास लिक्विडिटी है वो ज़रूर 25 या 50% इन्वेस्ट करके बैठे अभी। जी हाँ। राइट सर, इकोनॉमी के हवाले मैं से प्लीज। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर से रिवाइवल की तरफ हम जाएंगे और इकोनॉमिक दोबारा रिवाइव करना शुरू कर देगी। आई एम होपफुल कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर नेक्स्ट आफ्टर। फिस्कल ईयर से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं After- अभी 1-2-3 महीने की बात नहीं कर रहा। हाँ। पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ भी हो, इकोनॉमिक रिवाइवल के बहुत सारे पॉजिटिव इस तरह के इंडिकेटर मौजूद हैं कि रिवाइवल की तरफ हम जाना शुरू हो जाएंगे। फरीद साहब, सेक्टर्स के भी नाम बता दें जल्दी से। बिल्कुल। देखिए, टेक्सटाइल में जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उन पे बिल्कुल तवज्जो दें। फूड सेक्टर के अंदर जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है उसके ऊपर गौर करें, और ये सीमेंट सेक्टर खास तौर पे इस वजह से लोगों ने, मेरे जो रिटेलर्स हैं उनकी थोड़ी सी होमवर्क कम है, उनको ये देखना है, रिपोर्ट्स पढ़ें कि कौन सा कंपनी जो इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल कर रही है, कौन सा अफगानिस्तान से बुला रही है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मार्जिन कितने बढ़े हैं। और जो इन्वेस्टर्स अभी पेनी स्टॉक्स को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं, उनको क्या करना थोड़ा चाहिए? ख्याल करें के वक्त ना जाएं। इस वक्त अच्छे शेयर जो सस्ते हुए हैं उनको लें। राइट, थैंक यू सो मच। फरीद साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल आज के दिन हमने इकोनॉमी के हवाले से और खासकर स्टॉक मार्केट में जो नंबर्स कम हो रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ये तमाम डिस्कशन करने की कोशिश की। जाते जाते K-Trade के हवाले से बात करते चलते हैं। ट्रेडिंग टाइटन्स एक दफ़ा फिर आपके लिए जो है वो रिकॉल करने के लिए बताती चलूँ कि ला रहा है उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर अभी भी पॉलिश करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक सिर्फ बिजनेस या फाइनेंस से नहीं बल्कि वो किसी भी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हों, यूनिवर्सिटी के हों स्टूडेंट, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, इस टीम का पार्ट बन जाएं और पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को पॉलिश करें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।